फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे एनसीईआरटी वगैरह इन टेक्स्ट से। आई होप आपने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, दिन आगे लेक्चर को बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ हम लोग क्यों नहीं करते हैं अल्कोहल के रिएक्शन से आयोडाइड बनाने में KI के साथ। तो ये रिएक्शन मैंने बताया था आपको, अगर आप पिछले लेक्चर को ध्यान से सुना होगा आप लोगों ने, तो वहाँ पे ही मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पर H2SO4 यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि H2SO4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा कि अगर HI जो है उसको कन्वर्ट कर देगा I2 में, जिसकी वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो HI को कन्वर्ट कर देगा I2 में, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको मिलता I नेगेटिव और यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर क्या है 0, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि H3PO3। आई होप ये बात आपको याद होगी, मैंने पहले ही बताई थी और मैंने बोला भी था कि एनसीईआरटी में इसका एक क्वेश्चन है, तो यही वो क्वेश्चन है। आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जैसे दूसरे क्वेश्चन 10.3 की तरफ अगर हम लोग आएँ तो क्वेश्चन था राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव। आपसे क्वेश्चन बोल रहा था कि डाई हैलोजन बनाने हैं, मतलब 2 हैलोजन ग्रुप होने चाहिए और उसमें क्या होने चाहिए, प्रोपेन से जुड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मान लिया है ब्रोमीन लेके चले हैं, आप चाहो तो X लेके भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर ब्रोमीन लिया है, तो मैं X लेके भी आपको समझाऊंगा। तो आपको कितने बनाने हैं भाई, कितने तरह के बन सकते हैं, किसके, प्रोपेन के। तो आप क्या सोचोगे, सिंपल कि आपके पास कितने कार्बन है भाई, तो मेरे पास 3 कार्बन है, 1 2 3। अब इसमें मुझे 2 हैलोजन लगाने हैं, तो आप क्या सोच सकते हो कि मैं भाई यहाँ पहले पे लगा दूँ और इस पर भी यहाँ पे भी लगा दूँ, एक ये केस बन सकता है। तो क्या हो गया, ये वाला केस हो गया यहाँ से। दूसरा आप क्या सोच सकते हो कि भाई पहले पे और आखिरी पे तो लगा दिया, अब क्या करते हैं, पहले पे लगा देते हैं और दूसरे पे लगा देते हैं, तो ये भी एक कुछ नया बना, नॉमेनक्लेचर अलग होगा। अब क्या सोचोगे आप कि भाई अब इसको हटाकर ऐसे लगा देते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला केस जो है जस्ट पहले वाला केस है, क्योंकि नंबरिंग इधर से हो जाएगी, तब इधर से नंबरिंग हो जाएगी ना, तो इस वजह से क्या होगा, नॉमेनक्लेचर तो सेम आ जाएगा, तो इसको थोड़ी काउंट करेंगे, ये तो सेम स्ट्रक्चर हो गया। मतलब नेक्स्ट जो होगा वो कुछ और होगा। अब अलग अलग कार्बन से देने से काम नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे, सेम कार्बन पे डाल देंगे। सेम कार्बन में कैसे डालेंगे, पहले 1 पे ही दे देते हैं दोनों के दोनों, तो यहाँ X और यहाँ भी X, तो दोनों अगर 1 पे डाल दिया तो क्या हो गया, एक नया कंपाउंड बना। तो आप ये देखेंगे ये वाला केस C, इसमें 1 पे डाल दिया है मैंने दोनों के दोनों, तो ये नया नॉमेनक्लेचर बन जाएगा। अब एक क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई 1 पे नहीं, मैं 2 पे दोनों के दोनों डाल दूँ। कहाँ डाल दूँ, 2 पे दोनों के दोनों हैलोजन को डाल दूँ, तो ये कुछ नया बन जाएगा 2,2। अब कोई सोचेगा सर यहाँ डाल देते हैं दोनों, तो फिर भाई ये वाला और ये वाला तो सेम है, ये भी 1 पे हो जाएगा और इधर से नंबरिंग करें तो ये भी 1 पे हो जाएगा। तो मतलब इसके टोटल कितने केस बन सकते हैं, 4 केसेस बन सकते हैं, मतलब इसके 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आई होप आपको ये बात समझ में आओगी। वापस से डिस्कस करते हैं। यार आप नंबरिंग करेंगे तो देखेंगे ये 1, ये 2 और ये 3 है। ये क्या है, 1 2 और ये 3 है। ये क्या है, 1 2 और ये 3 है। ये क्या है, 1 2 और ये 3 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें नंबर कहाँ है ब्रोमीन, 1 पे, तो 1,3। इसमें कहाँ है, तो 1,2। तो देखिए दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है, अलग अलग चीज़ें दिख रही है आपको नॉमेनक्लेचर से। यहाँ क्या दिख रहा है, 1,1 और यहाँ क्या दिख रहा है, 2,2। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये क्या है, 1 3 1 2 1 1 और ये क्या है 2 2। तो चारों को चारों क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स बने हैं। अगर आप और कोई बनाना चाहेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, सेम टू सेम बन जाएंगे। आई होप ये भी क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया था C5H12 और आपको बोल रहा था इसके 3 तरह के क्वेश्चन। कि पहला क्या बोल रहा था, एक सिंगल मोनोक्लोराइड बनाइए। तो मैंने बोला भी था कि क्लोरीनेशन जो होता है वो नॉन सेलेक्टिव होता है, मतलब वो किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल कर प्रोडक्ट बना सकता है। तो मैंने बताया भी था कि हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर क्या है, नॉन सेलेक्टिव नेचर होने की वजह से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से निकाल सकता है। तो भाई आपको 5 कार्बन का चेन लेना है, तो 5 कार्बन का चेन को आपको ऐसा एक मॉलिक्यूल लेना था जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बन सके, सिंगल मोनोक्लोराइड। मतलब आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो, प्रोडक्ट सिर्फ कितना बनना चाहिए, एक। और ऐसा तभी पॉसिबल है
जब आप नियोपेंटेन बनाएंगे, ये नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो अगर ध्यान से यहाँ देखेंगे तो आप चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, 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 सारे के सारे क्या हैं, सेम है, आइडेंटिकल है। आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकालोगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो सेम बनेगा, एक ही टाइप का प्रोडक्ट आएगा। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 3 आइसोमेरिक में, मतलब आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाना है 5 कार्बन के अल्केन का। ये अल्केन है, कैसे पता चला, तो हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला CnH2n+2। तो क्या है 5 5 दूना 10 2 12, तो C5H12 क्या है आपके पास, अल्केन है। तो इस अल्केन के होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि अल्केन का चेन बनाएंगे। अब आपको ऐसा कोई कंपाउंड बनाना है जिसमें आपको क्या बन जाए 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड लेना है 5 कार्बन का अल्केन बनाना है हम लोगों को। तो क्या बन जाए वो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनाए। तो 3 मतलब क्या होगा कि आपके हाइड्रोजन चेंज करने पर 3 नए नए कंपाउंड बनने चाहिए। तो मान लेते हैं आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो प्रोडक्ट क्या आएगा 1 क्लोरोपेंटेन, यहाँ से 1 क्लोरोपेंटेन आएगा। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या आएगा 2 क्लोरोपेंटेन आएगा। तो नया कुछ बना ना, नया आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बना। यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो 3 क्लोरोपेंटेन बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से निकालोगे तो फिर से क्या बनेगा, ये 2 क्लोरोपेंटेन बना देगा, क्योंकि नंबरिंग तब तो इधर से हो जाएगी। तो बताइए क्या नई चीज़ बनी, बिल्कुल नहीं, नई चीज़ नहीं बनी यहाँ से। फिर अगर हम लोग यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन ऐड कर दें तो फिर से क्या बन जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन बन जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ कितने पॉसिबल हो रहे हैं, यहाँ से 3 पॉसिबल हो रहे हैं। मतलब जो अल्केन है वो कौन सा अल्केन होगा, तो N पेंटेन होगा। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग लें तो इससे कितने आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनेंगे, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बन जाएंगे। आई होप आपको बात में समझ में आ गई होगी। मैं वापस से अगर डिस्कस करूं इसको तो भाई अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगा 1 क्लोरो, यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 क्लोरो, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो 3 क्लोरो, लेकिन यहाँ से हटाने पर फिर से सेम हो जाएगा और यहाँ से हटाने पर फिर से सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आपको ऐसा एल्केन बनाना है जिससे क्या हो जाए 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बने। तो बताइए 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कैसे बनेंगे, तो कहाँ से कोई ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा हम लोगों को कार्बन का, 5 कार्बन का चेन ऐसा बनाना पड़ेगा कि भाई उसमें 4 तरह के ही आइसोमर बना पाए हम लोग। तो ये पॉसिबल कैसे है, मैंने तो डायरेक्ट बना रखा है। आपको क्या करना होगा, सारे आइसोमर बनाने होंगे उसके। तो आप क्या करो, जब भी क्वेश्चन आए इस तरह के तो सबसे पहले क्या करो, इसके सारे के सारे आइसोमर बना लिया करो और फिर डिसाइड करो, अच्छा यहाँ से क्लोरीन जुड़ा तो 1, यहाँ से जुड़ा तो 2 पे, यहाँ से जुड़ा तो 3 पे, यहाँ जुड़ा तो फिर 1 पे, यहाँ जुड़ा तो फिर 2 पे। इस तरह से हम लोग करके बना सकते हैं। ये 1 पे हो जाएगा, ये 2 पे हो जाएगा, इधर से नंबरिंग करने पर, इधर से नंबरिंग करने पर ये हो जाएगा 1 पे, ये हो जाएगा 2 पे। तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से बनाकर आइसोमर बना लेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि भाई कौन सा वाला आइसोमर में कितने मोनोक्लोराइड बन सकते हैं। डायरेक्ट बनाना पॉसिबल तभी है जब आपको सारे के सारे आइसोमर दिमाग में होते हैं, जब आप समझ जाएं देख कर कि भाई अच्छा ये वाला आइसोमर ऐसे बनेगा, ये वाला आइसोमर इस तरीके से बनेगा। तो ये प्रैक्टिस पे है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर देखें तो एक यहाँ से निकाल सकते हैं, एक क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक क्लोरीन बनेगा, तो नया प्रोडक्ट बनेगा। अब ये वाला जो CH3 है और ये वाला जो CH3 दोनों सेम है, तो आप चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, सेम टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करें, यहाँ से क्लोरीन निकाल कर एक बार उसका नॉमेनक्लेचर लिखें और यहाँ से क्लोरीन निकाल के एक बार इसका नॉमेनक्लेचर लिखें, दोनों का नॉमेनक्लेचर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप देखें अब दूसरा कौन सा पॉसिबल है, एक तो बन गया भाई, दूसरा कहाँ से बनेगा, तो यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, नया प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि क्या होगा 2 पे मिथाइल और 2 पे क्लोरो। यहाँ से बनाएंगे तो भी नया बनेगा, यहाँ से बनाएंगे तो भी नया बनेगा। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप सब के एक एक प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं मैं पहला प्रोडक्ट बनाऊं कि मैं यहाँ से निकाल कर दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा कि इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन, बताइए होगा। और इधर क्या हो जाएगा, इस कार्बन से फिर एक कार्बन है, इससे जुड़ा है एक कार्बन, इससे जुड़ा है एक कार्बन। तो बताइए नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4। आप नीचे भी आ सकते हैं, तो ये बच गया। तो बताइए क्या होगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल और 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। अगर इसी में 5 कार्बन दिया हुआ है ना, सॉरी 1 2 3 4 5, अभी 4 कार्बन का चेन बनाया तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नंबरिंग करके आपको क्या करनी है, नॉमेनक्लेचर बनानी है। ये पहला बनाया मैंने। दूसरा अगर बनाएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा कि कहाँ पे लगा दिया भाई, इस पे लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे एक कार्बन है और एक यहाँ पे कार्बन है, ऐसा बनेगा ना कुछ। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, तो बताया था ना नॉमेनक्लेचर में आपको। जी बिल्कुल सही। ये 1 2 3 और ये क्या होगा 4, ये और ये बच गया तो क्या आया 2,3, जबकि पहले क्या आया था 1,3। नया बना कि नहीं बना। फिर अगर यहाँ से हटाएंगे तो क्या बनेगा 2,2 और यहाँ बनाएंगे तो क्या बनेगा 1,2। तो बताइए सारे के सारे नए नए आए कि नहीं आए। तो सब के सब क्या बनेंगे, नए प्रोडक्ट बनेंगे। और टोटल कितने बनेंगे तो 4। मतलब इस मॉलिक्यूल को लेने पर आप अगर हाइड्रोजन हटाते हैं हर कार्बन से तो टोटल मैक्सिमम कितने बना पा रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ 4 मोनोक्लोराइड बना पा रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको और सही भी बनाया होगा कुछ लोगों ने। आगे डिस्कस करते हैं। कुछ रिएक्शन वाले क्वेश्चंस दिए थे मैंने। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिखा रहा है आपको, SOCl2। बताइए SOCl2 कौन सा रिएक्शन है, थायोनिल क्लोराइड वाला। आई होप आपको याद होगा, SNI पढ़ाया था मैंने, याद है SNI। तो SNI में क्या रिटेंशन की बात की थी। अब यहाँ पर तो कोई आपको स्टीरियोसोमर के बेस्ड क्वेश्चन है नहीं, तो उतना सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। SNI से आपको कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो आप सिंपल तरीके से सोचेंगे कि अच्छा SOCl2 है, SOCl2 में क्या है क्लोरीन, मतलब क्लोरीन क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो किसको रिप्लेस करेगा, इस OH को। तो क्या होगा, OH हटेगा, क्लोरीन लग जाएगा और साथ में क्या रिलीज होगा SO2 और क्या होगा HCl। आई होप आपको ये रिएक्शन याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि आपके पास यहाँ क्या दिया हुआ है Br2 और हीट, मतलब रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और बताइए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो Br का फ्री रेडिकल बनेगा और ये Br का फ्री रेडिकल कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। बताइए ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ से बना होगा, यहाँ से या यहाँ से। तो बताइए जो ज़्यादा डिग्री वाला होगा स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो बताइए ये कौन सा डिग्री, 1 डिग्री, और ये वाला कौन सा डिग्री, 2 डिग्री। तो बताइए कहाँ जाके जुड़ेगा, बिल्कुल सही 2 डिग्री पे जाके जुड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना कि क्या होता है भाई 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री होती है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। आई होप आपको याद होगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से आकर इस पर जुड़ जाएगा क्योंकि रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, फ्री रेडिकल। वापस रिपीट करते हैं, यहाँ पर क्या है Br2 हीट, मतलब रिएक्शन का नेचर कैसा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किसका रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक अल्केन का। तो रिएक्शन यहाँ से होगा। अब इन दोनों कार्बन में से ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, इस कार्बन पे, तो रिएक्शन यहाँ से हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बन गया होगा। इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है Cl, तो ये Cl क्या करेगा, इस OH को रिप्लेस कर देगा और यहाँ क्या लग जाएगा Cl। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ भी तो OH है, इसको हम लोगों ने क्यों नहीं रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस क्यों नहीं किया, है ना क्वेश्चन दिमाग में आपके। तो सबसे पहली बात कि भाई हम लोग यहाँ पर क्या करा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इस OH का या इस OH का निकलना बहुत ज़रूरी है लिविंग ग्रुप की तरह। जब तक ये निकलेगा नहीं तो रिएक्शन पॉसिबल है नहीं। तो अगर ध्यान से आप अगर देखेंगे तो इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जा रहा है किसमें, बताइए भाई किसमें जा रहा है ये लोन पेयर, कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर रेजोनेंस होगा यहाँ से तो बताइए क्या ये OH आसानी से निकल पाएगा। अगर आप देखेंगे तो क्या ये OH जो है क्या ये आसानी से निकल पाएगा, क्या बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। तो अगर निकलेगा ही नहीं तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा ना, रिएक्शन इजीली पॉसिबल नहीं है। तो बताइए कौन आसानी से निकल सकता है यहाँ से, तो ये OH यहाँ से आसानी से निकल सकता है, जबकि ये OH यहाँ से आसानी से निकल नहीं सकता है क्योंकि ये किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ क्या होगा, पार्शियल मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो बताइए कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, सिंगल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये यहाँ सिंगल बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। ये बातें हम लोगों ने GOC में भी की थी। इस वजह से क्या हुआ कि ये OH रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है जबकि ये वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हम लोग आगे भी देखेंगे कि हम लोग कभी भी हेलोरिन्स जो है, अगर हम लोगों को मान लेते हैं क्लोरोबेंजीन बनाना है तो वो फिनॉल से नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि ये जो OH है ये टूटता आसानी से नहीं है। आपको क्या देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देना पड़ेगा और यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन
नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चन। आपके पास क्या है यहाँ पर HI, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि कोई भी अल्कोहल नहीं है, कोई भी अल्कोहल नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूशन कराने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब दूसरी चीज़ ढूंढते हैं कि अच्छा सर ने क्या पढ़ाया था, अल्कोहल से पढ़ाया था, अल्कोहल तो है नहीं। दूसरा पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन में अल्केन है और अल्कीन है, लेकिन अल्केन से रिएक्शन कब होगा, जब आपके पास क्या होगा भाई, Br2 हेलोजिनेशन करवाएंगे, लेकिन हेलोजिनेशन तो है नहीं, या तो HI है या तो हेलोजन एसिड है। तो क्या कराएंगे भाई, अच्छा याद आया कि भाई यहाँ पर H पे प्लस I पे क्या है माइनस, तो ये I माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड टूटेगा, मतलब एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन होगा तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, मार्कोनी-कॉप्स रूल, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कहीं भी ऐसा कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है जिसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबल हो। क्या कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो बनेगा, क्या उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? अगर ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, या तो इस कार्बन में प्लस आएगा या तो इस कार्बन में प्लस आएगा। यही दो केसेस हो सकते हैं, बताइए, इसी दोनों पे प्लस आ सकता है ना। तो अगर हम लोग क्या देखें कि भाई किस पे टूटेगा, तो सबसे आसान तरीका मैंने क्या बोला था कि जब रीअरेंजमेंट पॉसिबल ना हो तो आप क्या करें, इसको ब्रेक करें और ये नेगेटिव पार्ट जो है मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग जोड़ दें। तो बताइए नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास कम है, इस कार्बन के पास या इस कार्बन के पास, बताइए इस वाले के पास या इस वाले के पास। तो अगर CH3 जिससे जुड़ा हुआ है उसको देखेंगे तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इसके पास कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो बताइए कम किसके पास है, तो जिससे CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो I नेगेटिव बनेगा, ये I नेगेटिव इस पे आकर जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या होगा, जिस पे CH3 है उसी पे कौन जुड़ जाएगा, I। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये किस पे बेस्ड था, तो एडिशन रिएक्शन पे बेस्ड था। इसके क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। मैंने बोला था 5वां नंबर क्वेश्चन नहीं बनाने के लिए, इसको आज मैं डील करूंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। वैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है I और यहाँ पे क्या है Br, तो ये क्या करता है, रिप्लेस हो जाता है। इस वजह से हम लोग इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये यहाँ से I को रिप्लेस करके यहाँ कौन आ जाता है, Br आ जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि I माइनस जो होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, किससे, Br माइनस से। तो ये क्या करता है, आसानी से इसको यहाँ से रिप्लेस कर देता है। लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, Br2, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, अल्कीन। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने तुरंत दिमाग लगा होगा, अच्छा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन अल्कीन है, सिमेट्रिकल है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको आगे भी देखना पड़ता है कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है हीट और लाइट। अब बताइए X2 के साथ हीट और लाइट दिया है, तो बताइए कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है यहाँ पे। तो हम लोग पहले उसको सोचेंगे ना, तभी तो कुछ सोचेंगे। तो अगर जिसने भी क्या किया है कि ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि भाई सर यहाँ से क्या करेंगे, एक Br इस पे लगा देते हैं और एक Br इस पे लगा देते हैं, काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये जिसने भी किया है वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ सिर्फ Br2 होता तो ये सोच सकते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ Br2 नहीं है और यहाँ पर आपके पास हीट और लाइट दिया हुआ है। तो रिएक्शन जो है उसका नेचर बदलेगा और क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगा। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बताइए क्या होगा, यहाँ से एक Br का फ्री रेडिकल जाकर जुड़ेगा कार्बन पे। तो बताइए कौन से कार्बन पे फ्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, आप बताइए। 2 कार्बन पे, या तो इस पे या तो इस पे। क्यों, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल होगा ये किस में जाएगा, यहाँ से इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ से आपने निकाला तो ये फ्री रेडिकल क्या होगा, यहाँ से इस पाई बॉन्ड के साथ क्या जाएगा, कॉन्जुगेशन में। या यहाँ पर अगर फ्री रेडिकल है तो ये पाई बॉन्ड के साथ किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में। मतलब Br कहाँ जाकर जुड़ना पसंद करेगा, इस कार्बन पे या तो इस कार्बन पे। तो मैंने कहाँ जोड़ दिया, नीचे वाले पे जोड़ दिया। अगर कोई ऊपर भी जोड़कर दिखाता है आंसर, यहाँ ना दिखाकर यहाँ जोड़कर दिखाता है, तो इसका भी आंसर क्या है, सही है। आई होप आपका क्वेश्चन सही बने होंगे और आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे, तभी जब आप कॉन्सेप्चुअली इसको सोच रहे होंगे। रट्टा मारकर आप अगर ऑर्गेनिक करने की कोशिश करेंगे तो गलतियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। आई होप आपसे क्वेश्चंस बन गए होंगे। तो हम लोग आज आगे डील करते हैं कि और कौन सा मेथड है जिससे हम लोग हेलोजन को अल्केन में ऐड कर सकते हैं। तो जो रिएक्शन है वो क्या है, बोराडीन हुंट्स डेकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आपको याद क्या रखना है, ये मिलता जुलता रिएक्शन है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था
हाइड्रोकार्बन में, तो उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। आप शायद कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कन्फ्यूज़ हो जाए, इस वजह से मैं उसकी चर्चा ना करके डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। इसका मैकेनिज़्म मैं आगे पढ़ाऊँगा, दूसरे चैप्टर में इसके मैकेनिज़्म के बारे में चर्चा करनी है, या फिर पीछे जो पढ़ रखा है वो आप चाहो तो कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस वहाँ से देख सकते हैं कि इस तरह का मैकेनिज़्म कुछ मिलता जुलता मिल जाएगा आपको वहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो होता क्या है कि आपके पास ये जो सिल्वर है, ये जो X है, और यहाँ से क्या होता है ये R पे जाके जुड़ता है X। अब ये जुड़ा कैसे है, तो इसका शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से कौन निकला, देखिए CO2 निकल गया, CO2, और यहाँ से कौन निकलेगा Ag, और यहाँ से कौन निकलेगा R। अब ये जो रिएक्शन होता है ये होता है होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन की वजह से। तो X और X बॉन्ड जब टूटता है होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन से, तो एक फ्री रेडिकल इस पे आता है और एक फ्री रेडिकल इस पे आता है। तो यहाँ से क्या होता है, एक R का फ्री रेडिकल पे X जुड़ जाता है, और यहाँ से एक X का फ्री रेडिकल Ag पे जुड़ जाता है। तो क्या बन जाता है, RX और AgX। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई R है, C डबल बॉन्ड O है और Ag है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से तोड़ना है, यहाँ से तोड़ना है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा CO2, और यहाँ से क्या निकलेगा R का फ्री रेडिकल, यहाँ से सिल्वर का फ्री रेडिकल। तो क्या बन जाएगा, R के साथ जुड़ेगा एक X, Ag के साथ जुड़ेगा एक X, तो क्या बन जाएगा RX प्लस AgX। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी वो होगी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो R का फ्री रेडिकल है वो जितना बल्कि होगा वो इस C डबल बॉन्ड OAG पे उतना स्लो अटैक करेगा। तो क्या होगा, उतना स्लो अटैक करेगा। इस वजह से आपको यहाँ पर याद रखना है कि भाई जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा है उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी। इस वजह से रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको याद रखना है यहाँ पे कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। और इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल कैरेक्टर शो करता है। इसकी चर्चा मैंने हाइड्रोकार्बन में की है, तो वहाँ से आप लोग देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं। जनरली ये रिएक्शन किस में होगा, एप्लीकेबल फॉर एरोमेटिक सिस्टम्स में। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से फ्री रेडिकल बनेगा तो मैंने क्या बताया, बेंजीन पे कोई भी चार्ज क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो जितना अनस्टेबल होगा उतना रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। तो यहाँ भी देखिए क्या हुआ रिएक्शन में, शॉर्ट तरीके से देखेंगे तो यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, तो यहाँ से कौन निकल गया, CO2, तो लिख दिया CO2। यहाँ से क्या होगा, Ag के साथ कौन आएगा, X, देखिए लिख दिया X, और इस बेंजीन पे कौन जाकर जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये X है ये क्या है, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो लास्ट रिएक्शन है जिसके हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने इसकी चर्चा पहले भी GOC में कर रखी है, लेकिन जैसा मैंने बोला था कि मैं वापस से डील करूँगा, तो मैं यहाँ वापस से डिस्कस करूँगा। तो आप रिवीजन के तौर पर ज़रूर पढ़ें और इस लेक्चर को ध्यान से देखें। तो जो लास्ट मेथड है वो है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। जिसकी चर्चा मैं कर रहा था पीछे। हैलाइड एक्सचेंज के नाम से ही पता चल रहा है कि हैलोजन को एक्सचेंज करना है। मतलब ये X जो है ये F है, यहाँ F है, यहाँ F है, ये क्या होगा, रिप्लेस कर जाएगा। देखिए रिप्लेस कर गया, और क्या बनाएगा, फ्लोरीनेशन कराएगा। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लोरीनेशन अभी तक हम लोगों ने एक भी नहीं पढ़ा था, और मैंने बोला भी था सेपरेट रिएक्शन पढ़ते हैं, और ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा भी गया है कि फ्लोरीनेशन कराने का कोई रिएक्शन बताइए। तो क्या होता है वो स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं भाई जी, आपको याद होगा बताया था मैंने कि उसमें क्या होता है, हाईली एक्सप्लोजिव होता है रिएक्शन जो है वो, हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से धमाका हो सकता है। इस वजह से हम लोग पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग दूसरी तरीके से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो उसमें हम लोग HgF2 या AgF या SbF5 डालते हैं। तो क्या होता है, ये X इस फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है। इस वजह से हम लोग इसको हैलाइड एक्सचेंज मेथड के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो एक और रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिन कैल्स्टिन रिएक्शन। ये कई बार वो एग्ज़ाम में आया है, बोर्ड में और नीट के एग्ज़ाम में। तो आप ज़रूर याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर आपके पास क्लोरो और ब्रोमो अल्केन दिया हुआ है, यही क्वेश्चन पीछे भी था, तो आपको क्या करना है, अगर इस क्लोरो को और ब्रोमो को हटाकर इसके बदले क्या लाना है, आयोडो लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन का यूज़ करेंगे।
अब रिएक्शन कैसे होगी, तो सिंपल सा रिएक्शन है कि हम लोग क्या डाल देंगे उसमें, सोडियम आयोडाइड डालेंगे, किसके साथ, तो एसीटोन और मिथेनॉल के साथ, ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। एसीटोन क्या होता है, तो CH3 डबल बॉन्ड OCH3, और मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH। तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं इस रिएक्शन के रेट को फास्ट करने के लिए। तो होगा क्या कि यहाँ से जो रिएक्शन है ये क्या करेगा, ये आई जो है ये इस x से क्या कर देगा, रिप्लेस कर जाएगा। तो क्या होगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो R के साथ कौन आ जाएगा, I, और Na के साथ कौन जुड़ जाएगा, X। और X क्या है, Cl और Br। मतलब अगर आपके पास कोई क्लोरो अल्केन है या ब्रोमो अल्केन है और आपको आयोडाइड में कन्वर्ट करने के लिए बोले, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हमेशा क्या यूज़ करेंगे, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। सबसे ईजी मेथड होता है ये, किसी भी क्लोरो और ब्रोमो अल्केन से कन्वर्ट करना हो किसमें, आयोडो अल्केन्स में, तो आप ज़रूर इस मेथड का यूज़ करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लास्ट मेथड था प्रिपरेशन का, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी हेलोजन को अल्केन में ऐड करते हैं, हेलो अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको रिएक्शन के नाम याद होने चाहिए, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। नेमिंग रिएक्शंस हमेशा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा से प्रेफर किए जाते हैं, चाहे वो बोर्ड हो या नीट हो या फिर जेई हो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, तो सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग देखते आ रहे हैं, अभी पीछे भी देखा था, लेकिन चर्चा जीओसी में कर रखी है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अच्छे से ध्यान से समझेंगे इसको गौर से कि भाई क्या हो रहा है, और जो जिन्होंने पढ़ लिया है वो भी रिवाइज कर लें, ताकि जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो क्या है भाई कि आपके पास रिएक्शन में क्या होता है कि एक R के साथ L जुड़ा हुआ है, R बॉन्ड L, इस तरीके से R बॉन्ड L लिखा है। दूसरा क्या है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल है, और हम लोग क्या लेते हैं, सॉल्वेंट। तो होता क्या है कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता ही रखा है मैंने, बदले में, मतलब इस L के बदले में कौन जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो ही ना क्या बन रहा है, RNU। तो इसलिए नाम क्या होता है इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किससे, न्यूक्लियोफाइल से। इस वजह से नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है भाई, इस रिएक्शन में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो भाई देखने को मिल रहा है कि इसके पास R है, इसके पास L है। L क्या है, तो लिविंग ग्रुप, जो निकल जाए, जो साथ छोड़कर निकल जाए। और कौन है, तो न्यूक्लियोफाइल, जो अटैक करेगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और क्या लिया हम लोगों ने, सॉल्वेंट। और क्या है भाई, तो जो बना, तो हम लोग प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग कुछ फैक्टर्स को देखेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे, देन आएंगे रिएक्शन के नेचर पे, कि रिएक्शन होता कैसे है, कितने तरीके से हो सकता है। तो हम लोगों को पहले किसके बारे में पढ़ना होगा कि R कितने तरीके का हो सकता है, लिविंग ग्रुप क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल कैसा हो सकता है, और सॉल्वेंट कैसा हो सकता है। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको डील करेंगे। अब सबसे पहले अगर बात करें फैक्टर में सबस्ट्रेट की, जिसको हम लोग R दे रहे हैं, अल्काइल, तो ये तो अलग अलग तरीके का हो सकता है। CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, यहाँ से बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। देख रहे हैं आप, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। या फिर क्या हो सकता है, विनाइल, आपको याद हो विनाइल हम लोग बोलते हैं ना, डबल बॉन्डेड से जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे, विनाइल। डबल बॉन्ड के बगल वाले को क्या बोलेंगे, एलाइल। या फिर किससे जुड़ा हो, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं, फिनाइल। बेंजीन के जस्ट बगल वाले जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं, बेंजाइल। बताया था ना, बेंजीन प्लस अल्काइल, बेंजीन प्लस अल्काइल। तो बेंजीन के जस्ट बगल वाले पे जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, बेंजाइल। तो सबस्ट्रेट इतने तरीके का हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, एलाइल भी हो सकता है, विनाइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, बेंजाइल भी हो सकता है। मतलब R कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम लोग चेंज करते जाएंगे, प्रोडक्ट नया नया मिलता जाएगा। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो दूसरी बात किसकी कर सकते हैं भाई, दूसरी बात हम लोग करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरफ हम लोग देखें तो न्यूक्लियोफाइल में क्या दिख रहा है आपको कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इसके बारे में आप लोगों ने पहले जीओसी में पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं वापस से कि न्यूक्लियोफाइल और बेस, हमेशा दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है अक्सर।
आप लोग देखेंगे कुछ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है सेम चीज़, जैसे OH माइनस, हम लोग जानते हैं OH माइनस बेस हो, और वही OH माइनस न्यूक्लियोफाइल भी बन जाता है। तो एक ही चीज़ कभी न्यूक्लियोफाइल बन जा रही है, कभी बेस बन जा रही है। तो ऐसा कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि कब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना है, कब बेस की तरह बिहेव करना है? तो ये डिपेंड करेगा रिएक्शन के नेचर पे, कि रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है और क्या कराना है, या फिर उसके अटैक करने के बिहेवियर से आप पता कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जा रहा है या बेस बन के जा रहा है। तो उसी को डील करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर बेस जो होते हैं, बेस पे डिपेंड कर देखें हम लोग, तो बेस वैसे सब्सटेंसेस होते हैं या वैसे पार्टिकल होते हैं जिसमें जो क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है किसको, प्रोटॉन को, H+ को, किससे, सॉल्यूशन से। हम लोग पढ़ते भी आते हैं कि जो H+ एब्स्ट्रैक्ट कर ले सॉल्यूशन से वो क्या है, बेस है। बेस के बहुत सारे डिफिनेशन है, मैंने एक डिफिनेशन पिक किया बस यहाँ पर। तो बेस ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, सॉल्यूशन से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करे, जबकि न्यूक्लियोफाइल ऐसा पार्टिकल होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बेस भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। फ़र्क क्या है कि न्यूक्लियोफाइल किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जबकि बेस सिर्फ और सिर्फ H+ को ही डोनेट करेगा। तो देखिए बेस H+ को डोनेट करेगा तो H और B जुड़ गए, Cl- बाहर। लेकिन न्यूक्लियोफाइल किसी को भी डोनेट कर सकता है, यहाँ किसको डोनेट किया, R को, और यहाँ से कौन निकल गया, Cl। तो Nu के साथ कौन जुड़ गया, R, और Cl हो गया बाहर। मतलब कि अगर बेस की बार आएगी तो बेस हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा, H+ को, और न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल किसी को भी डोनेट कर देगा। तो अगर आपके पास H+ प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन का नेचर कैसा हो रहा होगा, वहाँ पे बेस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर वहाँ पर H+ नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ पर जनरली रिएक्शन किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और एक पॉइंट याद रखेंगे आप कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो काइनेटिक्स बेस्ड प्रॉपर्टी होता है, काइनेटिक्स पे डिपेंड करता है, कि रेट पे डिपेंड करता है, जो कि आपको 12th में एक चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर ये काइनेटिक्स है क्या। मैं यहाँ पर ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। तो ये काइनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि भाई रेट क्या है, ऑर्डर क्या है, रिएक्शन फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, RDS स्टेप कौन सा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। जबकि बेस जो है वो थर्मोडाइनमिक्स पे बेस्ड है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो दोनों में फ़र्क है। जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोफाइल की तरह मान रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो रिएक्शन किस पे बेस्ड होगा, वो बेस्ड होगा केमिकल काइनेटिक्स पे। मतलब हम लोगों को उसका रेट लिखना होगा, उसके ऑर्डर की चर्चा करेंगे, और रिएक्शन कब फास्ट होगा कब स्लो होगा इसकी चर्चा भी करेंगे। आई होप आपको बात समझ में आया होगा कि न्यूक्लियोफाइल कब होगा और बेस कब होगा। न्यूक्लियोफाइल जब किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट पेयर करके सिग्मा बॉन्ड बना ले तो न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, और बेस सिर्फ क्या करेगा, तो H+ को इलेक्ट्रॉन प्रोटोनेट करेगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि भाई न्यूक्लियोफाइल अलग अलग है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, कौन सा रिएक्शन में फास्ट होगा। तो उसको समझने के लिए मैंने इसको कुछ ऑर्डर्स में बांटा है, कुछ ग्रुप में बांटा है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे आपको दिख रहा है एक ग्रुप है OH- और एक HOH। तो ये जो HOH है इसका कॉन्जुगेट बेस है OH-। अगर आपको याद हो तो HOH जब टूटेगा तो क्या होगा, H+ प्लस OH- में तो क्या होगा कि OH- जो है, जो एसिड होता है, HOH क्या है, एसिड है, तो जो एसिड होता है उसका हमेशा क्या होता है, एक कॉन्जुगेट बेस होता है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, यहाँ से H+ निकला तो क्या हो जाएगा, OH-, यहाँ से H+ निकलेगा तो RO-, यहाँ से H+ निकलेगा तो SH-, और यहाँ से H+ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, PHO-। अब बताइए किसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो इसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब OH- और HOH में ज़्यादा कौन है, OH-। सेम यहाँ SH- और HS में कौन होगा, तो SH-। यहाँ RO- और RH में कौन होगा, RO-। यहाँ PHO- और PHOH में कौन होगा, तो PHO-। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर यहाँ पर देखें तो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, तो कॉन्जुगेट बेस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ज़्यादा होगी किससे, न्यूट्रल वाले से।
जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा अगर उसका कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट है तो उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर है साइज ऑफ एटम, मतलब साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कैसे भाई, क्योंकि उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली हेल्ड होगा और उसका साइज़ ज़्यादा होने की वजह से उसका पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज़्यादा क्या होगा, लूजली हेल्ड होगा, उतना आसानी से पोलराइज हो पाएगा, और जितना आसानी से पोलराइज हो पाएगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बताइए HOH में और HSH में ज़्यादा साइज किसका, ऑक्सीजन का या सल्फ़र का, तो सल्फ़र का। तो क्या होगा, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है F-, Cl-, Br- और I-, तो क्या होगा भाई, ज़्यादा साइज़ किसका बड़ा है, I- का, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होंगे, दूर दूर होंगे, लूजली हेल्ड होंगे, तो क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, ऑर्डर F-, Cl-, Br-, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है, I- का। उसी तरह से OH- और SH- में ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, बताइए साइज किसका ज़्यादा, सल्फ़र का, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा होगा। NH2- PH2- क्या होगा, तो N और P है, इन दोनों में क्या होगा, तो फॉस्फोरस का साइज़ ज़्यादा है, तो इसका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम आपको इस तरीके से भी याद हो सकते हैं, ज़्यादा आसान होगा कि अगर सेम ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सेम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, साइज़ देखेंगे। जब भी साइज़ की देखेंगे तो साइज़ जितना बढ़ेगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। आई होप आपको ये बात याद रहेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो डिपेंड करता है किस पे, कि मान लेते हैं सेम पीरियड से बिलोंग करता है, जैसे NOF सल्फ़र और क्लोरीन है, तो जब सेम पीरियड से बिलोंग करता है तो हम लोग साइज़ से तो नहीं देख सकते क्योंकि साइज़ लगभग सेम होता है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कि भाई F- है, OH- है, NH2- है, तो बताइए इन सब में से कंजूस कौन है। कंजूस इन द सेंस मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ऑक्सीजन होता है, देन नाइट्रोजन होता है। देखिए आपको बहुत लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज़ याद करते हैं, वो वैल्यू याद रखने की ज़रूरत, आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं याद रह पाता है, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ ये फ़ोन कर लें। फ़ोन कर ले का मतलब फ़ोन कर लो, FONCL। ये चार जो होते हैं ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो जब भी कोई दिक्कत है आप क्या कर लो, फ़ोन कर लो। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही फ़ोन करेंगे तो क्या पता चलेगा कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की लूज़ करने की टेंडेंसी इसकी क्या होगी, कम होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाए, लेकिन इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी क्या है, कम है बाकी से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कंजूस अगर ज़्यादा है तो दान करने की इच्छा रखेगा क्या, नहीं रखेगा, तो दान कम करेगा तो न्यूक्लियोफिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। फिर कौन होगा, ऑक्सीजन, फिर कौन होगा, नाइट्रोजन। तो सबसे कम कंजूस कौन है, नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा दान करने की इच्छा किसकी, नाइट्रोजन की। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी भी किसकी, नाइट्रोजन की। तो क्या हो जाएगा, F-, OH- और फिर NH2-। देन हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन एक और दिया है मैंने, SH- और Cl-। तो सेम बताइए, सल्फर और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो फ़ोन कर लो में सिर्फ क्लोरीन था, मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सल्फर क्या है, कम। तो बताइए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दान करने की इच्छा क्या है, कम, तो इसकी दान करने की इच्छा क्या है, इसके कंपेरिजन में ज़्यादा, तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी ये शो करेगा, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर नेक्स्ट जो फैक्टर है वो इस तरह का हो सकता है, रेजोनेंस वाला या एरोमेटिसिटी वाला, कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का नेगेटिव है, लेकिन इसका ऑक्सीजन का नेगेटिव किस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस में, जबकि इसका नेगेटिव कहीं भी नहीं जा रहा है। तो बताइए दान कौन करेगा जल्दी, मतलब आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि पैसे दो आदमी के पास हैं, एक के पॉकेट में पैसा है और एक के ATM में पैसा है, तो ATM वाला आदमी क्या करेगा, पहले ATM जाएगा, फिर पैसे निकालेगा, तब ना दान करेगा, जबकि जिसके पास अवेलेबल है वो जल्दी दान कर सकता है। तो बताइए कौन जल्दी दान करेगा, पहला वाला या दूसरा वाला,
पहला वाला, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं भी जा नहीं जा रहा है, तो इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी कि ये कॉन्जुगेशन में जाने की वजह से इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी घट गई, जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई। इस क्वेश्चन में भी सेम वही हो रहा है कि इसका माइनस चार्ज किस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में, जबकि इसका नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है। इस वजह से क्या होगा कि इन दोनों में इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा है डोनेट करने के लिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर दोनों पे नेगेटिव है। अगर पहले वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो आप अगर देखेंगे तो इसके पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक है। आई होप आप लोगों ने याद होगा, एरोमेटिसिटी मैंने पढ़ाई थी। जबकि ये जो है ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो आप ही बताइए दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करना चाहेगा, ये तो एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक अगर ये माइनस डोनेट कर दे तो इसके पास से नेगेटिव हट जाएगा, तो एरोमेटिक से क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो क्या ये दान करना चाहेगा, बिल्कुल नहीं। अगर कोई स्टेबल है तो अनस्टेबल होना थोड़ी चाहेगा, तो क्या होगा, ये स्टेबल ही रहना चाहेगा। जबकि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, हाईली अनस्टेबल है, जिसकी वजह से इसकी दान करने की इच्छा क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है, हाईली अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक। बताया था ना 4 का टेबल याद रखो, 4 का टेबल वाला क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। तो यह 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कैसा, एंटी एरोमेटिक। तो चूंकि अगर ये माइनस दे दे तो अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा, तो इसका डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, जबकि ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। इस वजह से क्या हुआ कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसकी न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर क्या है, ज़्यादा है, किससे, इससे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भाई लिविंग ग्रुप के बारे में, और लास्ट फैक्टर हम लोग का सॉल्वेंट बचा है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 2 टाइप, एक SN1 और एक SN2। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरीके से हो सकता है, और उसको मैं समझाऊंगा। तो एक बार आप लोग रिवीजन करके ज़रूर आएँ, क्योंकि मैंने ये सब GOC में पढ़ा रखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं SN1 एंड SN2 कंप्लीट करूँगा, तो आप रिवाइज़ करके ज़रूर आएँ। घर पे रहें, पढ़ते रहें, सेफ रहें। थैंक यू।